20 दिसंबर 1968। दो नौजवान यंग कपिल 16 साल की बेटी और 17 साल का डेविड अपनी पहली डेट के लिए निकले थे, मगर उन्हें इस चीज़ का ज़र्रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं था कि कोई अजनबी आदमी उनका काफ़ी देर से पीछा कर रहा है। उन्हें कुछ वक्त अकेले बिताना था, तो उन्होंने प्राइवेसी के लिए गाड़ी कैलिफोर्निया के हरमन लेक की तरफ मोड़ ली। जब वो कपिल्स अपने मन मुताबिक स्पॉट पर गाड़ी रोकते हैं, तभी वो अजनबी आदमी भी उसी जगह पर पीछे अपनी गाड़ी लगाकर उनके पास आता है और डेविड और बेटी को गाड़ी से बाहर आने को कहता है। मगर जब उन्होंने बाहर आने से मना किया, तब इस अजनबी आदमी ने बेखौफ होकर अपनी गन निकाली और पिछले टायर पर गोली चला दी। अचानक हुए इस हमले से डेविड और बेटी डर गए और फौरन गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाकर वहां से भागना चाहा, लेकिन तभी उस आदमी ने डेविड के सर पर गोली मार दी और भाग रही बेटी को 5 गोलियां उसके पीठ पर मार दी। 2 लोगों का खून करके वो शख्स बड़ी इत्मीनान से अपने कार में बैठा और वहां से निकल गया। यहीं से शुरुआत हुई सबसे मिस्टीरियस और दहशत से भरे किलर की, जिसको पकड़ना तो दूर, उसकी आज तक रियल आइडेंटिटी भी सामने नहीं आ सकी। हम बात कर रहे हैं ज़ोडिएक किलर की। द क्लैरिटी टीवी के एक और वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, ज़ोडिएक किलर इज़ वन ऑफ द मोस्ट टेरिफाइंग सीरियल किलर्स इन 1960s to 70s इन अमेरिका। ये कातिल जितना खौफनाक था उतना ही मिस्टीरियस। अपने हर कत्ल के बाद वो पुलिस को चैलेंज करता, अपनी पहचान को लेके वो कोडेड क्लूज और पहेलियाँ छोड़ता। डेविड और बेटी के कत्ल करने के बाद वो नेक्स्ट 6 मंथ तक बिल्कुल खामोश रहा। फिर दिन आता है 4 जुलाई 1969। इस दिन अमेरिका में लोग अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। तब वो किलर दोबारा अपने खौफनाक कारनामे को अंजाम देने का फैसला किया। 18 साल की डार्लिन और 16 साल का माइकल अपने कार से जा रहे थे ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क की तरफ। उन्होंने नोटिस किया कि कोई अजनबी कार उनका पीछा कर रही है और तब उन्होंने अपनी कार उसी पार्क में जाकर रोक दी। पीछा करती वो अजनबी कार भी उनके पीछे आकर रुक गई। थोड़ी देर उन्हें देखने के बाद वो काली गाड़ी वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डार्लिन और माइकल ने राहत की सांस ली, मगर ये राहत चंद पल की थी और वो काली गाड़ी दोबारा से आती है और इस बार गाड़ी का रास्ता पीछे से ब्लॉक करके रुक गई। गाड़ी से एक शख्स उतरा और उनके कार के अंदर डार्लिन और माइकल के चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लैशलाइट मारी। इससे पहले उन्हें कुछ समझ आता, उस शख्स ने अपनी गन निकाली और उन पर बेरहमी से फायरिंग कर दी और फौरन अपनी काली गाड़ी में बैठकर वहां से भाग निकला। डार्लिन की अफसोस मौके पर मौत हो गई, मगर माइकल खुशकिस्मती से जख्मी हालत में जिंदा बच गया। माइकल ने करीब से उस कातिल का चेहरा देख लिया था, जिसके मदद से पुलिस ने बाद में इसका स्केच भी बनवा लिया। और उस इंसिडेंट का सबसे शॉकिंग पहलू ये था कि सेम डे उसी रात को करीब 1 बजे पुलिस को कॉल आती है और फौरन रिसीव होने पर कट हो जाती है, जो कि उस किलर ने एक फोन बूथ से करी थी। इस हमले के 1 महीने के बाद ज़ोडिएक किलर ने 3 अलग अलग अखबारों को इस कत्ल के बारे में सारी डिटेल्स दी, जिसमें उसने ना कि डार्लिन और माइकल पर हमले की जानकारी दी और तो और उसने बेटी और डेविड के मर्डर की भी जिम्मेदारी ली। और अपनी बात प्रूव करने के लिए उसने यहाँ तक बताया कि उस दिन उन्होंने क्या पहना था, उनका कहां और कितनी गोलियां लगी और कौन सी गोलियां फायर की गई थी, जो कि ये बात सिर्फ पुलिस ही को पता थी। ज़ोडिएक किलर यहां तक नहीं रुका, उसने इन डिटेल्स के साथ साइफर कोटेड मैसेज भी दिया और उन न्यूज़पेपर को धमकियां भी दी कि अगर ये मैसेज पब्लिश अगले दिन नहीं हुआ तो वो और लोगों की भी जान लेगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज को उस साइफर कोडेड मैसेज को डिकोड करने के लिए भेज दिया गया, मगर कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज के बावजूद वो उस साइफर को डिकोड नहीं कर पा रहे थे। अगले दिन जब ये साइफर न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ तो सैन फ्रांसिस्को के एक हाई स्कूल टीचर ने उसी दिन साइफर को क्रैक कर लिया। उस साइफर में ज़ोडिएक किलर ने यह कहा था कि उसे लोगों को जान से मारने में बेहद मजा आता है। उसने ये भी कहा था कि वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करता है और जिन जिन लोगों की उसने जान ली है वो अगले जन्म में उसके गुलाम बनेंगे। ये मैसेज जितना ही खौफनाक था, बल्कि इससे ये भी साबित हो गया कि ज़ोडिएक किलर की साइकोपैथ माइंडसेट और वो किस तरह से सोचता था। न्यूज़पेपर को लिखे लेटर्स के बाद अगले 2 महीने तक खामोशी रही। फिर दिन आता है 20 सितंबर 1969 को एक नए केस के साथ उसने दस्तक दी। कॉलेज कपल ब्रायन और सेसिलिया लेक बेरिसा पर पिकनिक बना रहे थे। तब वो देखते हैं कि काली ज़ोडिएक सिंबल की एक हुड पहने एक शख्स उनके पास आ रहा है। उसके हाथ में गन देखकर ब्रायन और सेसिलिया डर गए
उन्होंने सोचा कि अपनी कार की चाबी और पैसे उस अजनबी की तरफ फेंक दें। ये सोच कर कि इसको पैसे और गाड़ी चाहिए, मगर ज़ोडिएक किलर की नीयत तो कुछ और थी। बंदूक के दम पर ज़ोडिएक किलर ने एक रस्सी से दोनों कपिल के हाथ पीछे से बांध दिए और एक चाकू निकाली और दोनों पर बेरहमी से वार करना शुरू कर दिया। ये सोचते हुए वो दोनों मर गए। उसने जाते जाते कपिल के गाड़ी पर पुलिस के लिए एक मैसेज भी लिखा, जिसमें जगह का नाम, डेट, टाइम और उसने कितने बार उन पर चाकू से और किस चाकू से हमला किया। ये मैसेज छोड़कर वो वहाँ से फरार हो गया। कुछ देर बाद वहाँ से एक मछुआरा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र इन खून में डूबे कपल पर पड़ी। उसने फौरन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया, मगर सिसिलिया जख्मों की शिद्दत बर्दाश्त न कर सकी और चल बची। वहीं ब्रायन बच गया और पुलिस को इस हमले के बारे में सब डिटेल्स में बताया। ज़ोडिएक किलर को अपने ऊपर दोस्तों बहुत भरोसा था। इस बार उसने पुलिस को डायरेक्टली कॉल करता है और हमले की पूरी जिम्मेदारी भी ली। उसने पुलिस से ऐसे बात की जैसे वो उन्हें चैलेंज कर रहा हो। उसके टोन में एक अजीब सी राहत और कूलनेस थी, मानो जैसे उसे किसी भी चीज का डर ना हो। और इसी चीज ने पुलिस को और भी ज्यादा शॉक कर दिया। पुलिस को इस खुली चुनौती देने के बाद इसे पकड़ने का प्रेशर बढ़ गया था। इसी बीच पुलिस ने ज़ोडिएक के मर्डर में एक खास पैटर्न ढूंढ निकाला था। उन्होंने देखा कि वो बस यंग कपल्स को अपना टारगेट बना रहा है और हमले छुट्टी या वीकेंड्स वाले दिन ही हो रहे थे। वो ज्यादातर शाम के वक्त जब रोशनी कम हो जाती थी या रात को हमला करता था। हमले के बाद अपनी हैवानियत से भरे काम को वो फख्र से एक्सेप्ट भी करता था और वो अपने हमले ज्यादातर डेटिंग पॉइंट्स पर करता जहां पर सन्नाटा हो। पिछले हमले में लड़के बच गए थे, मगर लड़कियों को ज्यादा बेरहमी से मारा गया था कि कोई गुंजाइश ही ना हो इनके बच जाने की। इन पैटर्न से पुलिस ने अज्यूम किया कि ज़ोडिएक किलर एक साइको किलर है जिसको खासकर लड़कियों से नफरत है। मगर इन पैटर्न्स को ज़ोडिएक किलर ने अपने चालाकी और मास्टर प्लान से एक नया रूल लाके इस खूनी खेल के सारे मोड़ बदल दिए। पिछले हफ्ते से बस 2 हफ्ते बाद 11 अक्टूबर 1969 को इसने एक कैब ड्राइवर पॉल स्टीन को 9:30 बजे रोका, जिसने उसको मेपल स्ट्रीट पर पॉइंट ब्लैंक से गोली मार दी। मगर इस बार ज़ोडिएक किलर से एक बड़ी चूक हो गई। मर्डर के वक्त पास के बिल्डिंग से 2 बच्चों ने उसे देख लिया और फौरन पुलिस को इस हमले की जानकारी दी। मगर बच्चों ने घबराहट में ये गलती कर दी कि मर्डरर का हुलिया उन्होंने पुलिस को ब्लैक मैन बता दिया। अब लग रहा था कि ज़ोडिएक किलर की कहानी खत्म हो जाएगी, मगर उसी एरिया में मौजूद एक पुलिस कार पेट्रोलिंग कर रही थी। उन्होंने ज़ोडिएक किलर को रोका भी, मगर क्योंकि उसका रंग काला नहीं था तो पुलिस ने उसे जाने दिया। अगर पुलिस गाड़ी से उतर कर उसे देखती तो उन्हें आसानी से ज़ोडिएक किलर के जैकेट पर खून के धब्बे नजर आ जाते। दोस्तों, ज़ोडिएक किलर एक बार फिर से पुलिस के पकड़ से निकल गया था, मगर इस बार पुलिस को उस कैब ड्राइवर के गाड़ी से ज़ोडिएक किलर की फिंगरप्रिंट मिल गई। कुछ दिनों के बाद ज़ोडिएक किलर ने दोबारा से न्यूज़पेपर को लेटर्स लिखा और इस बार उसने फिर से कैब ड्राइवर के मर्डर की डिटेल्स के साथ साथ इस कत्ल का भी जिम्मा लिया। इस लेटर के जरिए ज़ोडिएक ने लेटर्स और साइफर्स के जरिए एक और धमकी दी। इस बार उसके टारगेट पर स्कूल बस थी। ये न्यूज़ से पूरे शहर में खौफ की लहर फैल गई। पूरे सैन फ्रांसिस्को में पुलिस ने हर स्कूल बस का पीछा करना शुरू कर दिया। कई हफ्ते तक यूं ही चलता रहा, मगर स्कूल बसेस पर किसी भी तरह का कोई भी हमला नहीं हुआ। विक्टिम्स के मदद से ज़ोडिएक किलर का स्केच बनवा लिया गया। अब सभी की नज़र इस अपराधी के ऊपर थी। कुछ दिनों के बाद पुलिस को ज़ोडिएक किलर के 2 और लेटर्स मिले। इन 2 लेटर्स के साथ उसमें साइफर भी मौजूद था। एक तो पहले ही दिन डिकोड हो गया था, मगर दूसरा दोस्तों अगले 50 साल तक डिकोड नहीं हो पाया। इस साइफर में जब ये डिकोड हुआ तो उसमें कुछ खास नहीं था। बस ज़ोडिएक दावा कर रहा था कि उसके पास अगले जिंदगी के लिए काफी गुलाम हो गए हैं। मगर दोस्तों, इस लेटर में ज़ोडिएक से एक बड़ी गलती हो गई थी। उसमें पुलिस को धमकी देते हुए ज़ोडिएक ये बोल रहा था कि उसने एक बॉम्ब बना लिया है जो कि उसके बेसमेंट में रखा है। पुलिस को एक क्लू फाइनली मिल गया था कि ज़ोडिएक किसी अपार्टमेंट में नहीं बल्कि घर में रहता है जिधर बेसमेंट हो सकती है, और उस वक्त बेसमेंट बे एरिया में इतने कॉमन नहीं थे। मतलब ज़ोडिएक बे एरिया में नहीं रहता। 22 मार्च 1970 लगभग 5 मंथ्स के बाद ज़ोडिएक ने कैथलीन जॉन्स नामी औरत को किडनैप करना चाहा, मगर किस्मत से वो अपनी जान बचाकर भाग निकली। जब पुलिस ने उसको ज़ोडिएक का स्केच दिखाया तो कैथलीन ने फौरन उसको पहचान लिया।
फिर अगले 4 सालों तक जोडियक ने पुलिस को लेटर लिखना जारी रखा, जिसमें कभी वो अपने मर्डर्स की डिटेल देता तो किसी में बस मूवीज का रिव्यू, मगर एक लेटर में उसने अपनी बनाए हुए बॉम्ब की लोकेशन ही शेयर कर दी। मगर लोकेशन पर पुलिस जब पहुंची, ना ही कोई बॉम्ब मिला, ना ही कोई धमाका हुआ। दोस्तों, जोडियक ने अपनी आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को लिखी, जिसमें उसने अपना स्कोर बताते हुए लिखा मी 37 और सैन फ्रांसिस्को पुलिस 0। वो अपने मर्डर्स का फिगर बता रहा था, मगर पुलिस ने जोडियक के इस क्लेम को रिजेक्ट करते हुए एग्जैजरेशन बताया। उसके किए हुए मर्डर्स की 5 रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जब FBI और CIA ने इस केस को हैंडल करना शुरू किया, इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्होंने ये पाया कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन का काम नहीं हो सकता। उन्हें शक हुआ कि जोडियक का ताल्लुक कहीं ना कहीं मिलिट्री बैकग्राउंड से है, क्योंकि जो जोडियक के जूतों के निशान थे वो शू बस मिलिट्री में यूज होते थे। साथ ही साथ साइफर क्रिप्टोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग CIA के शक को और मजबूत कर दिया। इस टाइम तक दोस्तों पूरे अमेरिका में जोडियक का खौफ अपने जेनिथ पर था, जिसके वजह से कुछ लोगों ने अटेंशन पाने के लिए जोडियक होने का दावा भी किया। शुरुआत में पुलिस का शक आर्थर ली एलन पर गया था, क्योंकि उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था। दूसरा, उसके पास से एक घड़ी मिली जिस पर जोडियक लिखा हुआ था और जोडियक का लोगो भी बना हुआ था, मगर उसकी फिंगरप्रिंट और उसकी हैंडराइटिंग जोडियक से नहीं मैच हुई। दूसरा शक था पुलिस का रिचर्ड गायोस्की पर, क्योंकि उसकी शक्ल जोडियक से रिजेंबल्ड होती थी, मगर इसका भी हैंडराइटिंग और फिंगरप्रिंट जोडियक से मैच नहीं हुई। पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान 50 लोगों को शक के दायरे में लिया गया, मगर किसी की भी कंप्लीट प्रोफाइल जोडियक से मैच नहीं हुई। आज तक दोस्तों जोडियक किलर की आइडेंटिटी अननोन है। दोस्तों, इस केस ने दुनिया भर में खूब पॉपुलैरिटी हासिल करी। ये तो नहीं पता चल पाया कि आखिर जोडियक कौन था, उसने इतनी बेरहमी से लोगों का कत्ल क्यों किया। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो अ लाइक वुड मीन अ लॉट, सो प्लीज कंसिडर हिटिंग दैट बटन।